नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं, एक नए टॉपिक की ओर पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विराम, अर्थात विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? विराम चिन्ह। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे बोलते हैं पंक्चुएशन। क्या? पंक्चुएशन। विराम चिन्ह के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि विराम चिन्ह होते क्या हैं, तो आप लोग मेरी बात को धीरे से समझिए। आज का टॉपिक है आपका विराम चिन्ह। कौन सा? विराम चिन्ह। कौन सा? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में होता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। विराम चिन्ह का मतलब ये है कि ये भाषा को स्पष्ट करता है। क्या करता है? भाषा को स्पष्ट करता है। अर्थात विराम का अर्थ होता है रुकना, अर्थात ठहरना। क्या? ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। इसलिए अर्थात भाषा को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें कुछ विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं विराम चिन्हों से अर्थात भाषा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अर्थात विराम चिन्ह वह शब्द है जिससे भाषा को समझने में आसानी होती है, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार इनको व्याकरण के एक ज्ञाता हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इनकी संख्या जो मानी गई है वो 20 मानी गई है। क्या? 20। अगर ये विराम चिन्ह न लगाएं तो बहुत भारी अंतर हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। तो समझना, इसका अर्थ अलग है। रोको मत जाने दो, इसमें यह है कि रोको नहीं, जाने दो। मैंने थोड़ी सा इसी पूरा वाक्य यही रहेगा। देखना विराम चिन्ह में कैसे मैं यूज करता हूँ, आपको बारीकता से समझ में आएगा कि इसका सेंटेंस क्या हो रहा है। इसका अर्थ पूरा का पूरा अलग बदल जाएगा। जैसे रोको, फिर मैंने लगाया अल्प विराम का चिन्ह, फिर लिख दिया रोको, फिर इसके बाद मैंने लिखा रोको, फिर मैंने लगा दिया क्या? अल्प विराम का चिन्ह। रोको मत जाने दो। इसका अर्थ फिर से अलग हो गया। फिर से इसका अर्थ हो गया रोको मत जाने दो, अर्थात उसको रोकिए, मत जाने दीजिए। इस सेंटेंस का अर्थ अलग है, जबकि इस सेंटेंस का अर्थ अलग है। एक तीसरा वाक्य इधर लिखता हूं, रोको, रोको मत जाने दो, जाने दो। रोको मत, रोको मत जाने दो, मतलब इसमें अलग अलग अर्थ है। आप समझ लीजिए कि एक छोटे से अल्प विराम में कितना भारी अंतर आ जाता है। इन्हीं को अपन लोग कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प। और इन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की संख्या अगर देखी जाए तो अगर प्रमुख रूप से पूछी जाए तो 13 होते हैं, जबकि कामता प्रसाद के अनुसार इनकी संख्या जो मानी गई है वो 20 मानी गई है। अब मैं आपको एक एक समझाता हूँ। ठीक, तो पहला है आपका कौन सा? पहला है आपका अल्प विराम। ठीक, नंबर 1 पे मैं आपको समझाता हूँ अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा? अल्प विराम। अल्प विराम की अगर बात करें तो अल्प विराम का मतलब होता है जैसे कि अपन लोग अल्प विराम का पहले साइन समझिए कि इसका चिन्ह क्या होता है। अगर ये चिन्ह लगा है तो ये समझ लीजिए कि ये किसका चिन्ह होता है? अल्प विराम का। किसका? अल्प विराम का। अल्प विराम का मतलब ये है कि अल्प विराम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम आता है। कहने का मतलब ये है कि जब अपनी बात अभी चल रही है, यानी सबके लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम, लक्ष्मण,
लक्ष्मण कौमा भरत, भरत शत्रुघ्न। तो ये विराम चिन्ह, यानी बात को रोक रोक, राम फिर लक्ष्मण, ऐसे नहीं राम लक्ष्मण ऐसे, इस तरीके नहीं है, बोलने का तरीका स्पष्ट होता है। इसके बाद दूसरे पे अगर बात करें तो दूसरे में आता है आपका अर्ध विराम। क्या? अर्ध विराम। क्या? अर्ध विराम। अर्ध विराम की बात करते हैं थोड़ी सी। ये अर्ध विराम होता क्या है? अर्ध विराम की अगर साइन के बारे में अगर बात करें कि इसका चिन्ह क्या होगा, तो इसका चिन्ह होता है आपका इस तरीके से, एक डॉट ऊपर और एक नीचे कॉमा लगा होगा, तो इसे बोलते हैं अर्धविराम। क्या बोलते हैं? अर्धविराम। जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर, अर्थात वहां पे अर्थात थोड़ी सा रुकना पड़े, तो वहां पे अगर बीच में थोड़ी सा रुकना पड़े तो वहां आप समझ लीजिए अर्धविराम। अभी पूरा नहीं, नाम से स्पष्ट है अर्धविराम, अर्थात अभी आधा रुक रहे हैं, पूरा नहीं रुक रहे, उसे बोलते हैं अर्धविराम। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, वारिस वारिस हो रही थी, वारिस हो रही थी, फिर अल्प विराम का साइन, वारिस हो रही थी रेणु चले जा रही थी, चले जा रही थी। तो समझिए, वारिस हो रही थी, रेणु चले जा रही थी, अर्थात ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, जहाँ पे थोड़ी सा रुकना पड़े वो होता है अल्प विराम। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अगर बात करें, ये अल्प विराम था, ये अर्ध विराम। इसके बाद आते हैं अपन लोग उपविराम के बारे में। क्या? उपविराम। उपविराम, उपविराम। उपविराम का अगर चिन्ह बताऊं तो ये होता है आपका, उपविराम का जो साइन होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, दो डॉट और फिर आगे डैश, इसे बोलते हैं अपन लोग उपविराम। इसी को विवरण चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? विवरण चिन्ह। सॉरी बच्चा, ये अभी हम बिजी हो गए पढ़ाने में, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था। मैं एक बार आपसे फिर से रिपीट करता हूँ। इधर अर्धविराम का मतलब होता है यहाँ पे ये साइन, ऊपर एक डॉट और ये नीचे बिंदी, अर्थात बारिश हो रही थी, रेणु चले जा रही थी। इसके बाद मैंने तीसरा आपको समझाया उपविराम। उपविराम में अगर ऊपर एक डॉट और इस तरीके से आपने लिखा देखा होगा, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, अर्थात जब किसी चीज़ का विवरण देना होता है तो इस साइन को ऐसे लगा दिया जाता है, फिर उसके नीचे लिखा रहता है, तो आपका विवरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विवरण। किसी चीज़ को अगर मुझे आगे लिखना है तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा ली कि कोरोना वायरस, और फिर मैंने ये वाला साइन लगा दिया, फिर उसके बारे में मैं विवरण लिख रहा हूँ, तो वो आपका विवरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विवरण। इसको न्यून विवरण चिन्ह भी कह सकते हैं, इसको न्यून चिन्ह भी कह सकते हैं, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसको न्यून चिन्ह भी कहते हैं, इसको बिंदुदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिंदुदय। और बिंदुदय के बाद इसको कहा जा सकता है अपूर्ण विराम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसको? अपूर्ण विराम भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पे आता है पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। कौन सा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में अगर बात करें तो ये वाला साइन, एक डंडा अगर इस तरीके से लास्ट में लगा है तो वो पूर्ण विराम होता है, अर्थात ये जब आपकी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? इसको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जब ये बात पूरी कंप्लीट हो जाती है तो इस वाला साइन होता है कौन सा? पूर्ण विराम का। जैसे मैं आपको समझाता हूँ पूर्ण विराम के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कोई चौपाई ही ले लीजिए, रहीमन पानी राखिए, जैसे इसलिए अलंकार का एग्जाम्पल है, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो रहीमन मन
पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानो चून। तो ये लास्ट में जब पूरी बात कंप्लीट हो जाती है तो उसे बोलते हैं कौन सा, पूर्ण विराम। कौन सा, पूर्ण विराम। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कौन सा, विषयादिबोधक। क्या, विषयादिबोधक या विस्मयादिबोधक। आपको दिख रहा है ना, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। और इसका साइन जो होता है वो आपका होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये वाला चिन्ह इसका क्या होता है, विस्मयादिबोधक का। इसका मतलब ये होता है जैसे अपन लोग कभी वाह वाह करते हैं, मतलब आश्चर्यचकित वाली बात बोल देते हैं, तो ये होता है आपका विस्मयादिबोधक। कौन सा विस्मय, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वाह वाह, या हे राम। तो ये इस तरीके से अगर बोलते हैं ना, तो जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक अगर बात को रोक सकें, ठीक, वाह, जब इस तरीके से बोलते हैं तो ये होते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन से, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका कौन सा, फिर इसके बाद आता है काकपद। कौन सा, काकपद। काकपद चिन्ह के बारे में आपको समझाता हूँ कि ये काकपद होता क्या है। कौन सा, काकपद। समझिए बच्चा, ये काकपद चिन्ह होता क्या है। काकपद का मतलब होता है जब आपकी बात अधूरी रह जाती है और उसमें कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो उस शब्द को बीच में किसी साइन लगा के शो कर देते हैं, तो हो जाता है काकपद। कौन सा, काकपद। अगला है कौन सा नंबर था, 6वां था शायद, जो भी हो आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका काकपद। कौन सा, काकपद। काकपद या इसी को बोलते हैं कौन सा, हंस पद। क्या बोलते हैं इसी को, हंस पद। और इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं त्रुटि बोधक। कौन सा, त्रुटि बोधक। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा मेरा महान, क्या लिख दिया, महान। मेरा महान है। अब यहाँ पे मेरा, मैं लिखना चाहता था मेरा भारत महान है, लेकिन यहाँ पे छूट गया, तो मैं यहाँ पे ऐसा चिन्ह बनाऊंगा। कौन था, ये से बोलते हैं काकपद चिन्ह। सॉरी, कौन सा, काकपद या हंस पद। ठीक, तो इस तरीके से ये चिन्ह बनता है। किस तरीके से, ये ऐसे बनता है। कैसे बनता है, इस तरीके से, ऊपर से, ऊपर और फिर नीचे, अर्थात इसको बोलते हैं कौन सा, काकपद। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा भारत। क्या लिख दूंगा, भारत। तो हो जाएगा कौन सा, काकपद चिन्ह, अर्थात मेरा भारत महान। जब अपनी बात को पूर्ण रूप से कर देते हैं तो इसे बोलते हैं, इस तरीके से साइन लगा देते हैं ऊपर, इसे बोलते हैं त्रुटि बोधक या हंस पद या काकपद। क्या, त्रुटि बोधक या हंस पद या काकपद। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद आता है आपका अगला जो विराम चिन्ह है, वो है आपका उद्धरण या अवतरण चिन्ह। कौन सा, उद्धरण, उद्धरण, या इसी को बोलते हैं क्या, उद्धरण चिन्ह भी, कभी कभी अवतरण भी चिन्ह भी आ जाता है। कौन सा, अवतरण। कौन सा, अवतरण। ठीक, अवतरण, अवतरण चिन्ह भी इसको कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह होता क्या है, जब किसी चीज़ को मतलब ज्यों का त्यों लिखते हैं, वो होता है उद्धरण चिन्ह। किसी चीज़ को ज्यों का त्यों लिख देना उद्धरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्धरण या अवतरण। अवतरण मतलब उतार देना, ज्यों का त्यों किसी चीज़ को कॉपी करना आपका उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे, उनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा। अर्थात यहाँ पे जो ये शब्द है ना, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लगाया, तो ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। अपनी बात को मतलब ज्यों का त्यों उतारना उद्धरण चिन्ह कहलाता है। इसके बाद आता है आपका निर्देशक या संयोजक चिन्ह। कौन सा,
निर्देशक, अर्थात इसे डैश से प्रदर्शित करते हैं, निर्देशक, अर्थात निर्देशक या इसी को संयोजक भी बोलते हैं। कौन सा? संयोजक। निर्देशक या संयोजक, कौन सा? निर्देशक या संयोजक चिन्ह। समझिएगा, ये निर्देशक या संयोजक चिन्ह होता क्या है, इसको अपन लोग डैश से शो करते हैं इस तरीके से। अगर मैंने डैश कर दिया तो हो जाएगा नियोजक और संयोजक। जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए, सीता डैश गीता, रात कौमा दिन, रात दिन, बार बार, बार बार, ये आपका निर्देशक या संयोजक चिन्ह कहलाता है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है 9वां नंबर। 9वें नंबर में अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है फिर पुलुप्त स्वर। कौन सा? पुलुप्त स्वर। जैसे इसको अपन लोग इस तरीके से इंग्लिश के 5 जैसे से शो करते हैं। जैसे अपन लोग जब काफ़ी मात्रा में खींचते हैं किसी बात को, जैसे राम, तो ये बाद में ये ध्वनि आती है ना, तो ये पूरा का पूरा प्लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सुनाता हूँ मॉडर्न युग का। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, रात श्याम सपने में आए चुनरी झेंकी सर, तो ये पूरा का पूरा रा, तो ये जब पुलुप्त स्वर का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग लगा लीजिए लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। ये लोप चिन्ह होता क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये लोप चिन्ह होता क्या है, थोड़ी सी समझिएगा। ठीक, ये लोप चिन्ह होता क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद आता है लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ छूटा है, इसको अपन लोगों को पूरा करना है। अर्थात इसको अपन लोग इस चिन्ह से शो करते हैं इस तरीके से। ठीक, डॉट 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 करके, तो इसे बोलते हैं लोप चिन्ह। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इधर आप समझिए, मैंने लिखा ये जो है गंगा, गंगा नदी डॉट डॉट बड़ी नदी है, यह सजीव घोषित किया गया है। गंगा नदी को घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको यह भरना होगा कि गंगा नदी को क्या कर दिया गया है? सजीव। ठीक, अर्थात सजीव का मतलब ये है कि उसको जैसे मनुष्य में भी प्राण होते हैं ऐसे गंगा में भी प्राण है, उसको आप हानि मत पहुँचाइए। तो इसको सजीव नदी घोषित किया गया है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट और है 11वें नंबर पे, जिसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? लाघव। लाघव चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको? लाघव चिन्ह। और इसको जो है इस तरीके से एक डॉट से शो करते हैं, इस तरीके से आगे, मतलब एक समझ लो कि एक जीरो टाइप का या ओ टाइप का बना देते हैं, तो ये होता है लाघव चिन्ह। जैसे ये संक्षिप्त में लिखी हुई बात को शो करता है। जैसे मैंने अपन लोग लिखते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे पूरा पूरा ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ से ये है कि ये डॉक्टर है। अब इतना पूरा डॉक्टर ना लिख के अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट में डॉक्टर ही लिखा है। तो ये होता है आपका लाघव चिन्ह। इसके बाद आता है समाप्ति सूचक। कौन सा? समाप्ति सूचक। तो आप लोग थोड़ी सा इसको नोट करिए, फिर आगे चलती हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ी सा समझिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इसको नोट नहीं किया तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन सबको नोट करना है। ये जब इसको नोट नहीं करेंगे ना तो चीज़ें, इसलिए लिख के प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो समझना, पहले मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ा देता था नोट्स से, लेकिन मैं देखो आपके लिए इधर लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी इसको पहले लिखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो चलते हैं फिर आगे। इसके बाद आता है समाप्ति सूचक। कौन सा? समाप्ति सूचक। ठीक,
तो समाप्ति सूचक के बारे में थोड़ी समझिए, ये होता क्या। इसके बाद आता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक जो है, जो भी नंबर हो, शायद मेरे हिसाब से 12 था, तो हेडिंग लगा लीजिए समाप्ति सूचक। समाप्त सूचक। समाप्त सूचक के बारे में अगर बात करें तो ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा ऐसे, फिर लास्ट में ऐसे डॉट डॉट करके, मतलब ऐसे डॉट बना होगा इस तरीके से, फिर ये वाले क्रॉस का साइन ऐसे लगा होगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये समाप्त किसी चीज़ को समाप्त, अगर समाप्त करनी है तो इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, ये पूरा समाप्ति सूचक। कभी कभार ऐसे ना लिख के कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे गोले भी मिलते हैं, तो ये भी आपका समाप्ति सूचक ही माना जाता है, ठीक। कभी कभार ऐसे भी मिल जाता है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये भी समाप्ति सूचक है, कि यानी अब बात पूरी हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो ये आपका समाप्ति सूचक कहलाता है। जब मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे मैंने एक पेज का पूरा ऐसे लिखा कि सेवा में श्रीमान, ये फलाना ढिकाना, फिर इसके बाद पूरा का पूरा, फिर ये पूरा मैंने अगर ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी बात पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बहुत छोटा सा था आपका कौन सा, विराम चिन्ह, ठीक। तो विराम चिन्ह के बारे में मैंने आपको समझाया, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो समाप्ति सूचक ये ऐसे भी, कभी कभार कुछ समाप्ति सूचक ऐसे भी मिल जाते हैं, तो आपको डाउट नहीं होना है, ठीक। तो कभी कभार ऐसे बिंदु से भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे बिंदु भी मिल जाएंगे, तो ये भी आपके समाप्ति सूचक होते हैं, ठीक। कुछ लोग जो है ऐसे भी कर देते हैं, ये इस तरीके से भी आपका समाप्ति सूचक ही माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे स्टार बना देते हैं, तो स्टार बना के लिख देते हैं, मतलब इस तरीके से कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, समाप्ति सूचक ही माना जाता है। अगर ऐसे भी आपको कहीं लिखा मिलता है, तो आप लोग समझिए कि ये भी आपका क्या है, समाप्ति सूचक। अगर ऐसे भी अगर बॉक्स मिल जाए, अगर आपको स्क्वायर ऐसे बना मिले और फिर ऐसे लिखा हो, तो समझ लीजिएगा ये भी आपका क्या है, समाप्ति सूचक के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो इस तरीके से भी ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाप्ति सूचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, समाप्ति सूचक के अंतर्गत आता है, ठीक। अगर किसी चीज़ को, कुछ शब्द और होते हैं तो उनको भी आप समझ लीजिए। कुछ होता है जैसे किसी चीज़ को तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना। तो तुलना जब करते हैं तो अपन लोग इस तरीके से जो है, अगर समानता दिखानी है तो इक्वलिटी, अर्थात जो है तुल्यता, अगर किसी का अगर तुलना करना है तो समझ लीजिए कि ये कंपेयर वाला चिन्ह भी लगा देते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, इस ये वाला, इस तरीके से। अगर आपको इक्वलिटी यानी तुल्यता दिखानी है कि ये इसके तुल्य है, क्या है, तुल्यता दिखानी है, तो आप लोग इसके यानी इसके बराबर है, तो ये वाला साइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक। तो आपको ठीक ठीक। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, उसके बारे में मैं भी आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। जब ये आया ही है तो इसको पूरा समाप्त कर लेते हैं, ठीक। थोड़ी सा और टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो समझिएगा, आप यहाँ से ध्यान देना। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आते हैं, जैसे कुछ शब्द और भी हैं, जैसे तारा चिन्ह होता है ना, जैसे तारक चिन्ह भी कहते हैं, ये तारा चिन्ह भी कहा जा सकता है। ये तारा आ जाए या तारक भी कहाँ कहाँ लिखा मिलता है, कहीं कहाँ, ठीक। अर्थात स्टार बना रहता है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे स्टार बन जाता है, इस तरीके से कुछ ऐसे स्टार बना दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं यानी पाद टिप्पणी के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बात है, नीचे लिखा रहता है कि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, अगर ऐसा निशान नीचे बना हुआ है यानी कहीं पे बना दिया जाता है किसी अक्षर के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा, अगर किसी शब्द के ऊपर ऐसे स्टार बना दिए, जैसे मैंने लिखा जो है गंगा, या मैंने लिखा अफीम, तो अफीम के ऊपर मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये है कि ये अफीम आ चुका है पेपर में, यानी ऐसा कुछ है, ठीक। इसके बारे में इसका अर्थ क्या है, तो इसका कुछ विशेष अर्थ होता है, वो जो नीचे दिखा रहता है, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ तक था आपका ये पूरा समाप्ति सूचक मैंने आपको समझाए हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप, ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो बच्चे अभी नए आए हैं इस चैनल पे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक, इसके बाद मैं अव्यय और पढ़ाऊंगा, और अव्यय जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे आज ही इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचता रहे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद बच्चों।